जा रहे कार्यों, अनुभव और सीख को पीपीटी के माध्यम से हमारे साथ साझा करेंगे। आज की प्रस्तुतियाँ कि आज की प्रस्तुतियाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन और अंत्योदय के दृष्टिकोण को व्यवहारिक और जमीनी उदाहरणों के माध्यम से हमारे सामने रखेंगे। इसके बाद जो हमारे गट चर्चा के प्रवर्तक है, मैं उनका इंट्रोडक्शन करके देता हूँ। श्री गिरीश जी कुबेर। अ, श्री गिरीश जी कुबेर एमएससी पूर्ण करने के बाद वर्ष 1975 से प्रचारक के रूप में कार्यरत है। वे देवगिरी प्रांत के प्रांत प्रचारक रहे हैं। उन्होंने वनवासी कल्याण आश्रम में अखिल भारतीय हित रक्षा प्रमुख के रूप में महत्वपूर्ण दायित्व निभाया है और सामाजिक सेवा व संगठनात्मक कार्यों में उनका प्रदीर्घ अनुभव रहा है। धन्यवाद। इसके बाद गिरीश जी थोड़ा अपना मनोगत व्यक्त करेंगे, थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शंस देंगे एंड देन हम अपने कार्यक्रम की तरफ बढ़ेंगे। सभी को नमस्कार। प्रास्ताविक और उद्घाटन सत्र में मैं वैसे उपस्थित नहीं रह सका, किंतु उस उद्घाटन सत्र में और उसके बाद के सत्र में आज और कल के इस 2 दिन के विषय के संबंध में हम सब लोगों ने उसकी पार्श्वभूमि बैकग्राउंड सब लोगों ने सुनी है और उसी को ध्यान में लेकर हम लोग भी अपने अपने क्षेत्र में कार्यरत है ही। इसलिए कुछ अधिक प्रस्तावना मुझे करने की आवश्यकता नहीं है। अभी इस सत्र में जो संस्थाएं हैं, एक चिंचवड़ की पुनरुत्थान समरसता गुरुकुल, उसके बाद निमार अभ्युदया माताजी, श्रद्धेय माताजी भारती ताई ठाकुर जी यहाँ उपस्थित है। राष्ट्रीय सेवा भारती तेलंगाना के चंद्रशेखर जी, उसके पश्चात बाबा साहब अम्बेडकर वनवासी ट्रस्ट सूरत के श्री ललित जी बंसल, आईएसडीसी डीजी रिसर्च फाउंडेशन रांची के कुमार देवाशीष और जीवन संवर्धन फाउंडेशन सदाशिव चौहान और आईसीएसएसआर डॉक्टर हरिणी पटवारी दास असम से। तो इनका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो या प्रस्तुति के माध्यम से जो हम कार्य कर रहे हैं वो अंत्योदय की दिशा में किस प्रकार से हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं या प्रत्यक्ष उस दिशा में हमारा प्रयोग कैसे सफल है, उसी प्रकार उसको रिप्लिकेबल भी कैसे किया जा सकता है, इसके संबंध में भी हम अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से विचार रखना है। हम सबको पता ही है कि बहुत बार अपने संस्था समय कम होने के कारण भी और हमारा फोकस जो है वो प्रत्यक्ष इसके परिणाम और अंत्योदय के दृष्टि ने आखिरी व्यक्ति के विकास या उत्थान की दृष्टि से किस प्रकार से कार्य कर रहा है और उसके परिणाम हमको दिख रहे हैं, जो अन्य संस्थाएं या अन्य स्थान में ये रिप्लिकेबल भी हो सकता है, इसको हमको अधिक रूप से रखना है। अपने संस्था के परिचय में हमको समय नहीं गंवाना है, ये सब हम ध्यान में रखेंगे ही। और लगभग 7-8 मिनट में जितने भी अपने स्लाइड्स हैं, क्योंकि 7-8 संस्थाएं हैं, उसके पश्चात आखिरी में हमको एक 10-15 मिनट कुछ हम इन संस्थाओं को कुछ पूछ भी सकते हैं, तो आखिरी में करेंगे सभी प्रेजेंटेशन होने के बाद। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बातें प्रस्तावना में अभी हम सबको पर्याप्त है। तो एक एक गट के अनुसार, जैसे संयोजक गट के अनुसार क्रमांक देंगे। हाँ? अच्छा, तो प्रारंभ पुनरुत्थान समरसता गुरुकुल गिरीश प्रभुणे जी करें।
नमस्कार। एकात्म मानव दर्शन के अनुसार पिछले कई सालों से घुमंटू जनजाति, कारागिरी करने वाले जनजाति और शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऐसे जो सारे हैं उसमें पारंपरिक जो ज्ञान है और उस पारंपरिक ज्ञान से ही आज हम जिसे कहते हैं अजंठा वेरूळ, कई प्रकार के चमत्कार जिसे कहेंगे आज कोई कर नहीं सकता, एमटेक हुआ तो भी कर नहीं पा सकते हैं। ऐसी कारागिरी करने वाले लोग, उनको स्कूल में लाकर पढ़ाकर उनकी कारागिरी खत्म करना और फिर नौकरी की कतार में, आरक्षण की कतार में खड़ा करना, ये आज की शिक्षा का मुख्य कार्य है। तो वहाँ हमने पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम चिंचवड़ में स्थापित है और चिंचवड़ में क्रांतिवीर चाफेकर बंधुओं का वाड़ा है। वहाँ चाफेकर बंधुओं के एक वाक्य ने हमें चिंतन करने के लिए प्रेरित किया। अंग्रेजी शिक्षा यह कुछ वाघ का दूध नहीं है, वाघिन का दूध नहीं है, वो है पुतना मौसी का विषैला दूध। और उसके अनुसार सोचने लगे और जब घूमता रहा तो हर जाति के पास कई ना कई प्रकार का गाड़िया लोहार है, पोतारी है, कास्टिंग करने वाले हैं, कई प्रकार का ज्ञान, वैदु है तो वनस्पति का ज्ञान, धनुर्विद्या का ज्ञान, अनंत प्रकार के सारे विश्व में जितने सारे ज्ञान की परंपरा आज तक की है वो सारी खगोल विश्व का ज्ञान, तो ये सारा ज्ञान है। और स्कूल में आते हैं तो अ, अंक गणित और लिखना पढ़ना ये करते करते 12वीं तक जाते खत्म हो जाता है। तो कारागिरी का पाठ्यक्रम शुरू करके हमने 20 साल से अभी चिंचवड़ में 450 विद्यार्थी है जो पढ़ते हैं, बोर्ड की परीक्षा भी देते हैं, महाराष्ट्र बोर्ड की। लेकिन परंपरागत ज्ञान का एक हमने अभ्यासक्रम तैयार किया, करिकुलम, और वो पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक साथ से साथ हम सिखाते हैं। तो ये साथ साथ क्या है, उसमें आयुर्वेद है, पारंपरिक आयुर्वेद और अपारंपरिक यानी जनजाति के पास जो ज्ञान है उसके आधार पर ऐसे मिलाकर पहली कक्षा से 12वीं तक का एक 12 साल का आयुर्वेद का अभ्यासक्रम है। अभियांत्रिकी है, उसमें भी शिल्प कला है, मकान बांधने की कला है, मंदिर बांधने की कला है, कई प्रकार के मकान है, बांस के मकान है, बांस की वस्तुएं हैं, काफी प्रकार के हैं, धातु के बर्तन बनाने के, कास्टिंग है, कास्टिंग में वो पहले जो दिखाई दिए थे सारे वस्तुएं वो पारंपरिक है। तेलंगाना में हम पूरे भारत भर से अलग अलग जनजाति के पास जो ज्ञान है उसमें से जो तज्ञ है, मास्टर, उनको हम बुलाते हैं। एक महीना भर हमारे गुरुकुल में वो रहते हैं। वो आते हैं तो सब मिलके यानी घर के फैमिली के कुटुंब के सारे परिवार लेकर आते हैं, महीना भर रहते हैं और वो काम करते करते बच्चों को सिखाते भी है। उसमें अलग अलग प्रकार के आयुर्वेद क्या है, उत्तर के आयुर्वेद यानी हिमालय, गंगा यमुना वहाँ का आयुर्वेद, दक्षिण का आयुर्वेद है, कोकण का आयुर्वेद है, वनौषधि का ज्ञान, उन सबको हमने बुलाकर उसका डॉक्यूमेंटेशन भी किया है और वो कोश तैयार किए अलग अलग भाषाओं में। हमारे यहाँ पारधी जनजाति के बच्चे ज्यादा है, उनकी भाषा है वागरी यानी गुजराती प्राकृत भाषा उनकी है, तो उसमें कोश बनाए हैं। आयुर्वेद का कोश है, वनौषधि का, अभियांत्रिकी का कोश है, कला अलग अलग, मधुबनी से मधुबनी के कलाकार हम बुलाते, महीना 2 महीने रहते हैं। वारली तो हमारे यहाँ पढ़ते ही है और वो आते हैं। ऐसे 22 प्रकार के विषय हमने चुने और उनका अभ्यासक्रम वहाँ शुरू किया।
आज 20 साल के बाद जो हमारे यहाँ से अभियांत्रिकी यानी गवर्नमेंट का जो मैकाले का अभियांत्रिकी उसमें से पढ़कर जो बाहर आ गया है उसको उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद मुखोद्गत है, भगवत गीता मुखोद्गत है, आयुर्वेद के कई प्रकार की 150 से ज्यादा वनौषधि बनाकर उसका उपयोग करना ये भी उनको आने लगा है। ऐसी सारी चीजें, अपना खुद का मकान खुद बांधते हैं, जैसे जनजाति के लोग अपना खुद का मकान खुद बांधते हैं, उनके दिमाग में उसका डिजाइन रहता है। वो डिजाइन भी हमने हमारे यहाँ करिकुलम में लाया है। वारलियों का घर, कोरकू का घर, ऐसे अलग अलग मकान जो है, वाड़ा सीमेंट का जो आजकल है, वो मिट्टी का वाड़ा कैसे बनाएंगे, ऐसा सारा पहली कक्षा से 12वीं तक में अभ्यासक्रम लाए। और उसकी परीक्षा भी हम लेते हैं। उसमें ये दीवारों के ऊपर ये मधुबनी के चित्र निकाल रहे हैं। ये सारे जो है चौथी पांचवी छठी कक्षा में सारे विषय होते हैं। करिकुलम स्कूल का यानी पाठ्य गवर्नमेंट का करिकुलम है, उसमें भी हमने कई प्रकार का ज्ञान, पारंपरिक ज्ञान उसमें डाल दिया है। गणित विद्या है तो गणित में वैदिक गणित का उपयोग किया है। गणित का उपयोग पहली कक्षा से कैसे करते हैं वो प्रैक्टिकल में ज्यादा है। यानी 5 घंटे का स्कूल रहता है और 10 घंटे के बाकी सारे विषय रहता है। उसमें 6 घंटों तक हर दिन ये पढ़ाई के साथ साथ कला कौशल्य, पॉटरी, कास्टिंग, ओतकाम, अलग अलग प्रकार के इंटरनेट से भी हम कई लेते हैं और उसका भी उपयोग करके सिखाते हैं। ऐसे करके एक विषय, एक ज्ञान ऐसा न करते हुए बहुत सारा मल्टी नॉलेज सिस्टम और पारंपरिक दृष्टि से। तो अभी पुणे, महाराष्ट्र में कई जगह हमारे गुट काम करने लगे। गुट यानी यहाँ से पढ़कर 12वीं हो गए हैं, कोई इंजीनियरिंग हो गए, कोई आईटी के इंजीनियरिंग हो गए है, कुछ डॉक्टर बीए एमएस हो गए। लेकिन पारंपरिक ज्ञान से उनका पैथोलॉजिकल जो लैब रहती है वो हमने हमारे यहाँ 5वीं कक्षा से हम पैथोलॉजिकल का ज्ञान देते हैं। यानी पूरा ज्ञान। हमारे यहाँ गौशाला भी है, पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम में गौशाला है। 250 पारंपरिक यानी अपने देशी गाय है, गिर की गाय। हर जैसा तासिका रहती है सप्ताह का, वैसे सभी विषय के तासिका है। परीक्षा पद्धति भी इसमें हमने अलग से की है। लिखना पढ़ना ये आज की परीक्षा पद्धति में ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। हमने मौखिक रूप को प्राधान्य दिया है और प्रैक्टिकल अनुभूति आनी चाहिए, क्या सीखा है क्या आता है वो देखा है। जैसे गाड़िया लोहार की छोटी बच्ची या गोपाल समाज डुम्बरी है, उसकी छोटी लड़की कसरत करती जिम्नेशियम है, तो जिम्नेशियम का भी एक अलग से क्रीड़ा विषय हमने किया है। ऐसे 22 विषय जो पढ़ाई में हर दिन यानी सप्ताह में। और ग्रंथालय हमारा है, 50,000 अलग अलग प्रकार की पारंपरिक और भाषाओं की किताबें है। हर दिन 3 घंटे पढ़ने का तासिका के इसमें दिन भर ये जिनको पढ़ना आने लगा है, जिनको रुचि है, वो किताब लेकर अपने यहाँ जाकर बैठते हैं। पढ़ने में भी जो किताब पढ़ते हैं उसके नोट्स निकालना, ये हमने उनको दिखाया है। नोट्स निकालकर उसके ऊपर बातें करना, परीक्षण करना, समीक्षा करना, ये भी ये किया है। अंग्रेजी, मराठी, हिंदी और संस्कृत 4 भाषा पहली कक्षा से हम सिखाते हैं। और संस्कृत भाषा ये अनिवार्य पहले हमने लेने हैं नहीं लेना है, सबने कहा काय को लेते हैं नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आज हमें ऐसा ध्यान में है, जिसको संस्कृत अच्छा आता है वो अंग्रेजी भी अच्छा पढ़ता है, वो बाकी भाषा। और ये 4 भाषा हम करिकुलम में लाए हैं। तो भी और 4 भाषा बच्चों ने अपने साथ में जो लड़के लड़के रहते हैं उनसे सीखी है। वागरी भाषा पारदियों की जो मातृभाषा है वो है। तेलुगु भाषा है, जो तेलंगाना यानी वडार समाज के लड़के हैं तो तेलंगाना तेलुगु भाषा है। जगन्नाथी भाषा है, उड़ीसा उड़िया भाषा के भी हमारे यहाँ बच्चे। महाराष्ट्र में जो घुमंटू जनजाति है उसमें ये उड़िया बोलने वाले कान कोरने दांत कोरने ऐसे जो बनाते हैं
वो उड़िया भाषिक है, वो भी भाषा है। ऐसे 4 भाषाओं का, और ये 4 भाषा, इसका कोश बनाकर छोटे बच्चों को बड़े बच्चे सिखाना, ये पिछले 10 साल से हमारे यहाँ शुरू है। करिकुलम में कई प्रकार की दंत कथाएं, वाक प्रचार, मणि, कथाएं जो बोली भाषा में रहती है, उसका भी संकलन हमने किया है। हर एक भाषाओं का उसमें संकलन करके भाषा के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है। जो वागरी है, पहली कक्षा में है, उसकी भाषा में आयुर्वेद के, वनौषधि के कई प्रकार के शब्द प्रयोग है, वो उसमें आ गए। तो सिखाने में कोई कठिनाई नहीं रहती है, मातृभाषा में यदि हम सिखाते हैं, बोली भाषा है। इसके साथ साथ जो वैद्य, यानी हमारे यहाँ एक 10-12 डॉक्टर है कि जिनके यहाँ पैथोलॉजिकल लैब है, वहाँ हमारे यहाँ के बच्चों को हम सिखाने के लिए हफ्ते में एक बार लेके जाते हैं। बाहर के वर्कशॉप है, उस वर्कशॉप में हमारे यहाँ कास्टिंग करते हैं, अलग अलग प्रकार के डिजाइन करने शुरू किए, उनको भी हम बाहर भेजते हैं। मकान बांधने के जो कॉन्ट्रैक्टर है, उनके यहाँ भी बच्चे जाते हैं। उनका जो हमें उन्होंने कहा कि आपके बच्चे और बाहर के आने वाले कामगार, इसमें काफी तफावत है। आपके बच्चे बिना बताते हुए काम कर लेते हैं, बाकी लोगों को कहना पड़ता है। नापना, तोलना, गिनना, ये जो है, ये सभी जातियों में एक ही प्रकार के है। अपने यहाँ अंग्रेजी के सिवा आजकल कुछ चलता ही नहीं है। हमारे यहाँ पारंपरिक भाषाओं में ही वो बात करते हैं, काम करते हैं, लिखते भी है। कई प्रकार के ग्रंथ, अभी हमने आयुर्वेद पारधी भाषा में, आयुर्वेद यानी आयुर्वेद का संस्कृत ग्रंथ जो है, वो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, संस्कृत श्लोक और पारधी भाषा में देवनागरी में लिखना, अनुवाद करना शुरू किया है। पारधी नाम का मेरा किताब है, वो एक लड़के ने, 7वीं कक्षा के लड़के ने उसका अनुवाद करना शुरू किया, और अभी 4 साल में उसने वो किताब पूरी की पूरी देवनागरी, पारधी भाषा में, वागरी भाषा में अनुवाद किया। तो ऐसा पारंपरिक ज्ञान की परंपरा और ये आज के आधुनिक रूप से काम करना जो है, वो मिलाकर हम सब करते हैं। इसमें ये सारे देखने के पश्चात, ये जो है मरियाई वाला लड़का है, और मरियाई वाले ने मार के लेते हैं चाबुक से अपने आप को, उनका जो ज्ञान है, बच्चा कैसे पैदा होते, मरी आई, मरी यानी क्या वो देवी का नाम है, मरी, मरी माता, मरी आई, लेकिन मरी यानी बारिश। उसके अंदर जब भाषा के अंदर हम जब घूमने लगे, तो बारिश के बारे में कई प्रकार का ज्ञान उनके पास है। बारिश क्यों नहीं आती, आती है तो कैसी आती है, कौन से ऋतु में आती है, उसको क्या करना चाहिए, और कौन सी बीमारियां बारिश के समय आती है, बारिश नहीं आती है तो कौन सी बीमारियां होती है, वो ज्ञान देने वाली ये मरियाई जमात है। लेकिन आजकल ऐसा कि मरियाई यानी खुद को मारपीट लेते हैं और दहशत रहती है उनकी, लेकिन ज्ञान की परंपरा उनकी बारिश से जुड़ी है। उनका कन्नड़ में उनको मरगम्मा कहते हैं, मरगम्मा यानी मृग अम्मा, मुरुगा अम्मा यानी पार्वती, मुरुगम ये कार्तिकेय का नाम है, मुरुगम। वो भी मयूर के ऊपर बैठकर जाता है, यानी मयूर ये भी बारिश का पंछी है। तो ये सारा एक एक जनजाति के पास बहुत सारा ज्ञान है, जो कास्टिंग करने वाले हैं। मिट्टी से निकाल कर, हमने छत्तीसगढ़ में हम काफी बार घूमे, और वहां देखे कि छोटी छोटी लड़कियां भी तांबे का, मिट्टी से तांबा निकलते हैं। तो ये निकलने का ज्ञान, हाथ में मिट्टी लेकर कितना परसेंट उसमें तांबा है, कितना परसेंट सोना है, कितना परसेंट लोहा है, ये बचपन से ही उनको ज्ञान रहता है। तो बचपन से कुम्हार का लड़का कुम्हार, लोहार का लड़का लोहार, ये कास्ट सिस्टम नहीं है, ये ज्ञान की परंपरा है। तो ये ज्ञान की परंपरा, ज्ञान के आधार पर ये सारा वहां शुरू किया है। आधुनिक रूप और पारंपरिक, इसका लिखित रूप पे 1 से 12वीं तक। अभी हम आगे चलकर महाविद्यालयीन शिक्षा भी इसी के अनुसार करने का तैयारी कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार के कोर्स बनाए हैं, अलग अलग भाषाओं के कोर्स बनाए हैं। घुमंटू जनजाति जितनी मिलती है, उनके पास हमारे बच्चे अभी जाते हैं, और भाषा सीखकर उनके कोश के लिए शब्दों का अर्थ लगाते हैं, और पाठ्यक्रम भी बनाते हैं। 5वीं कक्षा से लेकर 12वीं तक
हमने एक शिक्षा का अभ्यासक्रम यानी डीएड, बीएड, एमएड, शिक्षक नहीं मिलते आधुनिक के इसमें ये सिखाने वाले, तो शिक्षा का अभ्यासक्रम भी हमने साथ साथ शुरू किया है। और वो आचार्य पूरी शिक्षा 8 साल की है, 8 साल में वो होता है। तो उपनिषद से लेकर भारतीय परंपरा के सर्व ग्रंथ, आयुर्वेद का ज्ञान, अभियांत्रिकी का आधुनिक और पारंपरिक ज्ञान, ऐसे सारे विषय लेकर जो तैयार होगा उसको आचार्य, अभी हमारे यहाँ 22 आचार्य है ऐसे पढ़ाने वाले, जगह जगह हर एक स्कूल के साथ शिक्षक जो हमारे हैं डीएड बीएड झाले, उनको पहले हमने बाहर जाकर सिखा कर लाया। लेकिन अभी हमारे यहाँ के बच्चे कलाकार है, नृत्य है, गाने वाले हैं, आयुर्वेद यानी औषधि बनाने वाले हैं, कास्टिंग करने वाले हैं, ऐसे सभी प्रकार का ज्ञान इस 22 शिक्षकों में है। धन्यवाद। धन्यवाद पद्मश्री गिरीश जी। भारती तेजी ठाकुर, निमाड़ क्षेत्र में आप पहले सर्विस में भी रहे और छोड़कर नर्मदा के किनारे जब भ्रमण के लिए भी गए, उसके बाद वे स्वयं जो कार्य कर रहे हैं वो अपने अनुभव बताएंगे। मैं माता जी को विनती करता मैं चौके नर्मदे है। 2005 में मैंने नर्मदा जी की पैदल परिक्रमा की थी और संयोग ये हुआ कि एक छोटे से गांव में हम जहाँ रुके थे तो एकल परिवार था, बहुत सारे बच्चे थे, कोई चौथी पांचवी आठवीं। तो मैंने पहले तो उनको कुछ गाने सिखाए, कहानी बताई, फिर कहा कि जा तू तुम्हारी कॉपियाँ ले आओ, पेंसिल ले आओ, मैं बिना याद किए कंठस्थ किए पहाड़े कैसे लिखना है सिखाती हूँ। बच्चा आठवीं पांचवी सातवीं वाले, तो वो एक दूसरे की ओर देखने लगे और फिर मुझे बोले कि हमको लिखना पढ़ना नहीं आता है। तो मैंने कि झूठ क्यों बोल रहे, अभी तो बोला आठवीं में है। तो उनकी आंखों में एक बड़े मजेदार भाव थे। उन्होंने कहा, मतलब वो भाव ऐसा था कि क्या पागल, मराठी में हम बावलट शब्द बोलते कि क्या है बावलट भाई, इयत्तेचा मतलब कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो और लिखना पढ़ना इसका क्या संबंध है। इस प्रकार का भाव उनके चेहरे में था। तो उनके माँ बाप ने भी बोला कि नहीं, उनको सच में लिखना पढ़ना नहीं आता। मैंने कहा स्कूल में तो जा रहे, तो बोले नहीं, वो तो नाम है उनका स्कूल में, रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। वो स्कूल वाले ही घर आए थे, नाम लिख दिया। तो हर साल 2 जोड़ यूनिफॉर्म के मिलते हैं, एक बैग मिलती है, कॉपी किताबें, और सबसे बड़ी बात, घर में कुछ अगर अड़चन है तो बच्चे वहां जाके भोजन भी करते। बहुत आसान चीज थी। तब मुझे मेरा भी बचपन याद आ गया, क्योंकि मराठी में जो एजुकेशन ये जो वर्ड है उसको मराठी में प्रतिशब्द है शिक्षण, और हिंदी में उसको बोलते हैं शिक्षा। शिक्षा मतलब मराठी में होता है पनिशमेंट। तो जब मैंने हिंदी में उसको शिक्षा बोलते ही ये मेरे स्कूल में ही पढ़ा, तब मुझे लगा सबसे अच्छा समर्पक शब्द यही है, वो पनिशमेंट ही है। क्योंकि जो हमको नहीं सीखना है वो सिखाया जाता है, तुमको क्या सीखना है वो पूछा नहीं जाता है। तो मुझे वो बचपन मेरा याद आ गया, और मैंने आगे के जो भी गांव थे, हर गांव में बच्चों से बात करती थी, भाई तुम स्कूल में जाते हो, हाँ लिखना पढ़ना आता है। तो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन 80% बच्चों ने कहा कि हमको लिखना पढ़ना नहीं आता है। और 8वीं तक अगर बच्चा पास है, धक्का मार के मास प्रमोशन है, तो उस बच्चे को या पूरे जो ये 8वीं तक के विद्यार्थी है उनको हम साक्षर ही मानेंगे, जबकि वे साक्षर नहीं है। ये हमारी जो चर्चा उस परिवार में चल रही थी, तो उनके दादाजी सुन रहे थे
और दादाजी ने सब, मैं बार बार बोल रही थी नहीं उनको तो लिखना पढ़ना आना चाहिए, कम से कम कोई लीगल फिनेंशियल डॉक्यूमेंट पे साइन करनी है तो लिखना आना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि वो दादाजी ने आखिर में मुझे कहा कि क्या लिखना पढ़ना आ गया, अंग्रेजी बोलते आ गए, गणित आ गया, वही शिक्षा है? तो बोली हमारे गांव के कुछ बच्चे बड़े शहर में जाके सीख के आए, कोई 12वीं हो गया, कोई बीए बीकॉम हुआ, लेकिन आज उन बच्चों को खेत में काम नहीं करना है, उन बच्चों को गौशाला में गाय का गोबर नहीं उठाना है, दूध नहीं निकालना है। तो ऐसी शिक्षा क्या काम की कि जो उनको उनके जड़ से उखाड़ दे। और वो घटना थी मेरी आई ओपनर। परिक्रमा पूरी होने के पश्चात, उस समय मेरी उम्र 50 साल की थी, ये 20 साल पहले की घटना है, 15 साल पहले की। मैं एक सूटकेस लेके मंडलेश्वर आ गई और वहां से ये पूरा नर्मदालय का प्रयास शुरू हुआ। नर्मदालय में पहले केवल स्कूल ड्रॉपआउट्स आते थे, अब आरटी जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसके अंतर्गत बच्चों को कंपलसरी प्राइवेट स्कूल्स में 25% सीट्स मिलती है एफटीओ कॉस्ट। तो स्कूल ड्रॉपआउट्स की संख्या तुलना में कम हो गई, उनको कितना आता है वो बात अलग। लेकिन धीरे धीरे ये सारे बच्चे हमारे पास रहने लगे और बड़वानी अलीराजपुर जिले के जो एकदम ट्राइबल एरिया के बच्चे हैं, जैसे कि सतपुड़ा विंध्य के भी, जहाँ 4 व्हीलर तक नहीं जा सकती, जहाँ आज भी बिजली का कनेक्शन नहीं है, जहाँ आज भी मोबाइल की रेंज नहीं है, ऐसे जगहों के बच्चे अपने पास आते हैं। और लगभग 250 बच्चे अभी छात्रावास में है। आसपास के गांवों के भी जो बच्चे आते हैं, ऐसे 3 स्कूलों में हमारे पास लगभग 750 बच्चे आज की तारीख में पढ़ रहे हैं। तो ये सारे बच्चे केवल और केवल बिलो इन पॉवर्टी लाइन एरिया के परिवार के हैं और ये अपने पास निःशुल्क पढ़ते हैं। इसका कारण ये है कि ये सब कमाने वाले हाथ थे, खेत में जाने वाले, काम करने वाले, गाय बकरी चराने वाले। तो मन में ये था कि इनको केवल स्कूली शिक्षा नहीं देना है, स्कूली शिक्षा के साथ साथ उनको अन्य विधाओं में भी प्रशिक्षण देना है। तो आपने अभी देखा होगा कि ये सारे बच्चे प्लम्बिंग, कारपेंट्री, स्कूली शिक्षा के साथ साथ कारपेंट्री करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, फैब्रिक, इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते हैं, गौशाला में जाते हैं, खेती में काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये बच्चे एक दूसरे के बाल भी काटते हैं। 250 बच्चे हैं, मुझे हर बच्चे के हर महीने अगर बाल काटना है तो बहुत बड़ा खर्चा है, तो उन्हीं को बड़े बड़े बच्चों को बाल काटना सिखाया। अब सारे बच्चे एक दूसरों के बाल काटते हैं, उनका संडे फिक्स रहता है। तो ये भी है। कारपेंट्री में ये अभी ये सारा हमारे यहाँ पर चल रहा है काम। कारपेंट्री में ये बच्चे इतने माहिर हैं कि आजकल उनको बाहर से भी ऑर्डर्स आते हैं। और सबसे बड़ी बात और मेरे लिए सबसे खुशी की बात कि हमारे स्कूल का फर्नीचर पूरा, बेंच, डेस्क, टेबल, कुर्सी से लेके डाइनिंग टेबल से लेके फैब्रिकेशन, बड़ी बड़ी शेड्स का भी, ये सारा काम हमारे स्कूल के बच्चे ही करते हैं। 9वीं 10वीं के बच्चे वही करते हैं। और एक विशेष बात, जैसे अभी गिरीश जी भाई साहब ने कहा कि उनके स्कूल में वेद उपनिषदों का भी अध्ययन होता है, हमारे स्कूलों में भी ये बच्चे जो है ये भगवत गीता का कंठस्थ करते हैं, उनके 8 अध्याय भी कंठस्थ हुए। इन बच्चों को 10वीं के बोर्ड एग्जाम में किसी को भी 90 से कम मार्क्स नहीं मिलते 10वीं। और एक और खुशी की बात मेरे लिए कि ऐसा लगा कि इन बच्चों के कंठ में सूर है और पैरों में ताल है, हाथ में और पैरों में भी। तो नाचते तो अच्छा है ही क्योंकि वनवासी बच्चे हैं, और ये बच्चे गाते भी बहुत सुरीले हैं। तो हमने पहली से उनको शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण देना शुरू किया और आज हमारा भारत का ऐसा पहला वाद्य वृंद है कि जो केवल और केवल पाठ्यपुस्तक की, हिंदी पाठ्यपुस्तक की कविताओं पर आधारित है।
तो ये जो है इसमें सारी जो कविताएं हैं शास्त्रीय रागों पर आधारित है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देती हूँ, मुझे समय बताइए। उदाहरण देती हूँ कि पहली की कविता है, बादल गड़गड़ पत्ते फड़फड़ बिजली गड़गड़, ऐसा कुछ यमक है। और आखिरी में लाइन है, जब बारिश का आता पानी तब तब ऐसा होता है। किसने लिखी है मालूम नहीं, पहली की टेक्स्ट बुक में है। हम ये मैं ऐसे ही बच्चों को पढ़ाती कि बोलो बादल गड़गड़ पत्ते फड़फड़, लेकिन हमारी जो संगीत शिक्षिका है उसने इस कविता को मियां मल्हार राग में बांधा। बच्चे को मालूम नहीं पहली के कि मैं मियां मल्हार गा रहा हूँ, लेकिन वो सुर में गाते हैं। और इसके प्रोग्राम्स पूरे भारत भर में बड़ी बड़ी संस्थाओं, इंफोसिस हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, ऐसे अन्य जगहों पे भी जाते हैं। 9वीं 10वीं से नाश्ता बनाना ये बच्चों का काम है। अब रोज का लगभग 300 लोगों का नाश्ता होता है। उसमें नुक्ती मतलब बूंदी बोलते हैं, बूंदी से लेके सारी गतिविधि सारे पदार्थ, इडली डोसा कुछ भी ये बच्चे बना लेते हैं। और आखिरी में 1 ही मिनट लूंगी मैं। कोरोना काल में मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं सब बच्चों तक नहीं पहुंच सकती और बच्चे मेरे पास अभी आ नहीं रहे। कई बच्चे तो स्कूल छोड़ के गए थे क्योंकि माँ बाप डर गए थे। फिर इनके साथ क्या किया जाए, क्या उनको कैसे पढ़ाया जाए। तो हमारी एक बस स्पेयर थी। उस बस के पूरे सीट हम लोगों ने निकाले, उसमें टेबल ट्रॉलीज लगाई। वो उसका डिजाइन ऐसा है कि जैसे गाड़ी शुरू होती है और लॉक हो जाती है, और उसमें ये प्लम्बिंग, कारपेंट्री, फैब्रिकेशन, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, कंप्यूटर जैसे 8 ट्रेड्स का ट्रेनिंग उनको दिया जाता है। उसको नाम दिया है हमने, दिखाई थी क्यों, स्किल्स ऑन व्हील्स। और ये अभी गांव-गांव जाती है, बच्चों को सिखाती है, शाला त्यागी बच्चे, सरकारी स्कूल के बच्चे। और ये जो बच्चे हैं उसमें से मुझे कहने में बहुत खुशी है कि पिछले साल 900 लड़कियों ने फैब्रिकेशन और कारपेंट्री का ट्रेनिंग लिया। और उनका ये जो सिलेबस है VNIT नागपुर द्वारा अप्रूव्ड है और उनको उसका कोर्स सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। आपने बड़ी लगन से मेरा वक्तव्य सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर। इसके पश्चात राष्ट्रीय सेवा भारती तेलंगाना प्रदेश से श्री चंद्रशेखर जी जानकारी देंगे। विशेषतः बाल श्रम को लेकर, जो ग्रामीण या ऐसे शिक्षा से भी बीच में ही गरीबी के कारण या अन्य पलायन के कारण जो शिक्षा नहीं होती है, उनमें तकनीकी शिक्षा के माध्यम से जो प्रयोग चल रहा है उसका वर्णन करें। Namaste. This is related to child labor actually. So child labor in our state, perhaps across the country, those who don't join the school till the age of 11, they are considered as child labor. Not that dropouts are like that. So in one district, we had a large presence of child labor. There we started the work on behalf of Seva Bharati. So because of poverty and industry labor demand, and third thing, limited education access, this happens across country. Seed industry, slate industry, they all require child labor. So they employ the child into their industry. So because of that, across country, 75 lakh children are today, this year, that is the number we have in the country, those who are not enrolled in schools. So they are losing their childhood, they are losing their health, and continuous, they are exposed to perennial poverty in that way. And so this results in loss of education, health and psychological damage, and increasing vulnerability to crime, traffic, and social instability. So we could find all the anti-national forces, divisive forces, they have a big area to work. So such a big number is existing across the country. Then we started the work in one district of Mahabubnagar in Andhra Pradesh, where 8 lakhs
people used to migrate for labor. That is called Palmur labor. This is happening with Bengal, Bihar, and everywhere. They also come to Hyderabad. So migration happens and labor migration happens. Because of that, this will form. So we worked with the government, all the stakeholders we worked with. So government was identifying the through HIT system the people children who are not enrolled. Then we started the work. We motivated the local leaders and village panchayat people to come forward and bring the children to our schools. Then we roped in all the NGOs efforts also, and ultimately we had a partnership with the industry. We could convince the industry not to employ such children. Or because of that, we started a course called Bridge Course. So we had 9 hostels और 9 हॉस्टल शुरू किए थे. उसमें ब्रिज कोर्स ऐसा रहता है कि 8 महीने में 6वीं तक 5वीं तक कक्षा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं. तो जो बच्चा नर्सरी करने गया कभी पढ़ा भी नहीं, ऐसे बच्चे का ग्रास्पिंग जो है ट्रेमेंडस रहता है, बहुत एनर्जी रहता है, जो एक्सपोज रहता है नेचर के साथ रहता है. ऐसा एक विश्वास बना. उसमें से हम ये 8 मंथ्स का इंटेंसिव कोर्स लगाए. फिर ये इसमें जो काउंट हुआ था, हम 5,000 बच्चों को एनरोल कर सके. तो ये 5,000 बच्चे अपने ब्रिज स्कूल्स में रहे, 7 साल काम किए, और सभी संघ का जो प्रशिक्षण है पूरा उनको मिला, शाखा मिला, प्रार्थना मिला. फिर सभी लोग बाद में एग्जाम लिखने के बाद 3,744 चिल्ड्रन जो है रेगुलर एजुकेशन में वो ज्वाइन हो गए. That means they got their education board into their life. Now they are all pursuing the education. So that is the number we had in one district. Apart from which we did one thing. Rural areas when we made a survey, we found 250 orphans, those who didn't have parents at all. Nobody was there to take care. Their parents died in work also. So ऐसे लोगों को सब मेन स्ट्रीम किए. So जितने सारे अपने एनजीओ है उनका लेके व्यूवर लेके उनको मोटिवेट करके सभी बच्चों को लाइफ टाइम रिहैबिलिटेशन किए. तो जीवन भर के लिए उनका एक आश्रय मिला. ऐसा 250 बच्चों को मिला. बाकी सबको ऐसा लग रहा था कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं ये, इनको छोड़ना नहीं, इसको थोड़ा मोल्ड करना बोल के एक टैलेंट टेस्ट बनाए. उसमें 500 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए थे. उससे से बेस्ट 100 को लिए. जब वेबसाइट में डालना तो ऐसा डोनर्स मिल गए थे. तो एक जो पीछे जो हम स्टूडेंट्स को चुने उसमें से एजुकेशन 10th होने के बाद इसका रिजल्ट ऐसा है 92 इंजीनियर्स बने, 66 एग्रीकल्चर लेबर्स बने, टीचर्स बने, पोस्टल डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज बने, आर्म फोर्सेस में गए, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में गए. सो ये सभी बच्चे जो है 5th क्लास से अपना पढ़ाई शुरुआत के विद इन 5 years दे कुड गो अप टू दिस लेवल. और एक बच्चा तो 5वीं कक्षा में 4 डिस्ट्रिक्ट से मैथमेटिक्स में फर्स्ट आया था, तो उसको कलेक्टर हॉनर के. फिर हमारे स्टेट के जो सीनियर IAS ऑफिसर थे मनमोहन सिंह जी, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे एजुकेशन के, वो आए, बुलाए थे. वो बोले हम 10 मिनट से ज्यादा मैं नहीं आता, मैं हाईवे में जा रहा हूँ, आपका हॉस्टल देखने के लिए आता हूँ. वो 1.5 hour रखे और फिर बाद में बताए दिस इज माई करियर बेस्ट प्रोग्राम इन माई सिंग लाइफ. And he was in charge of the entire education for the whole state, and he invited the students to the Republic Day parade. So before the governor and everybody, the education float was with these children, and that's how they could give a lot of confidence to the system. So that hostel is going on right now. We want to expand it to nomadic tribes also. Now we are going to educate 1,200 children of nomadic tribes in Hyderabad city alone with this concept. We have we with Pratham we are working. So we want to evolve a strategy where we can work this kind of education in those areas where they are not having good education or dropout rate is high, very high. And second program, this is TB control program we did. You know, at that time when we started, every 1 minute, one patient, one person was dying with TB in the entire country. Even in 2023, 30 lakhs TB patients were added. It's a poor man disease. It has a big economic burden, and the social cost is very high. It's a social taboo. So generally, TB patients will not go and take medicines. They don't reveal that they have TB also, and it will be infecting also. So that will be growing. It was a big problem, and it should be tackled. For that reason, we took up this program. We worked in Medak district. All 900 villages we motivated the
We had workers in all the 900 villages. So collector gave us permission. All the new cases which were detected in the Medak district were given to Seva Bharati. So we worked for 7 years. So generally the government with its hundreds of crores of rupees they invested, they made a pilot project of the district. They could register a cure rate of 37%. That means out of 100, 63 died, 37 survived. But in our case, we did it within an amount of 15 lakhs, including all the voluntary forces across the district. We motivated the student association, youth associations. We had all the service of the retired people, pension holders. Then all religious leaders were involved. So we had one TB dot provider for each patient. We were given 1,000 cases. We could register cure rate of 97%. So that was our cure rate which we have registered. This is very prevalent across the country. It's very necessary we can work in this area, and it yields a lot of good response from the society. That is one area. And the another thing is that we have a van right now. We work in the Sri Salem Forest Chenchu area. We have seen that the primitive tribe, it is dying. That is, race is going to die. So for that reason, the biggest reason is TB itself. So we bought a medical van worth 40 lakhs. We bought a machinery. So that the beauty of that is that any sputum examination, they have to come to the center, get it tested. Then they are confirmed. But in our van, we have an equipment where it will be tested within 10 minutes, the report will come. And that if it's positive, we'll attach it to the district hospital. So we have around 12,000 we have detected. With the government has started the care for them. They are giving medicines. So that is what we ended, and we have the technology right now. It is scalable model. We can scale it anywhere else. Lastly, the entire country is facing the old age problem is going on. Cities are becoming big, and the people of old age, 70 years, they don't have anybody to take care of them. And big industry which is going to come up across the country is home care, looking after the aged people. Perhaps I think that thousands of people can get employed. They need it right now. So we started this GDA program where we train till last time 848 women we trained. It's a 3 months residential program and 1 month OGT working in hospitals. They are bedside assistants, and all 92% are placed in Hyderabad. Around 130 big hospitals employ our, and for last these batches we never incurred any money. CSR is supporting, continuous support is there. Next batch is also Infosys and other companies are coming forward. So all these are very deserving women. 10 years, 10th class, 18 above and 30 below. All these women are coming from 23 districts. We never gave any ad. We never printed any literature. We just trained them. Their performance got the response, and new batches are coming. So across state, the women who deserve, who are single and who don't have parents, they are coming and getting trained. They're getting employed also. And home care also we started in a big way. I think that the future need this kind of thing also, support for the society. These three interventions we have done in Telangana. Thank you. इसके पश्चात सूरत के डॉक्टर अंबेडकर वनवासी कल्याण ट्रस्ट ललित जी बंसल है। मुख्य रूप से डांग जिला, सूरत, उसके आसपास जनजाति क्षेत्र में अभावग्रस्त वर्ग में शिक्षा, स्वास्थ्य और सर्वांगीण विकास, समरस समाज के निर्माण की दृष्टि से यह संस्था का कार्यक्षेत्र तो पूरा भारत है, किंतु मुख्य रूप से अभी सूरत और उसके आसपास के जनजाति क्षेत्र में कार्य चल रहा है। सभी को नमस्ते। कार्य क्षेत्र जैसे सामने है, मुख्य रूप से डांग, तापी और सूरत में 4 जगह मुख्य रूप से कार्यालय अपना है। स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन, एग्रीकल्चर, इस पे विशेष ध्यान अपना है। सामाजिक भी है।
जैसे कहा गया कि अंतिम छोर तक जाना है, वहां तक पहुंचने के हिसाब से डांग और तापी को मुख्य केंद्र बनाया और सूरत में उनके प्रशिक्षण के लिए पहले शिक्षा में जीपीएससी और यूपीएससी उसकी तैयारी अपने की गई। संभव जो प्रकल्प है अपना, इसमें अभी जो स्टार्ट का संभव प्रकल्प में केवल एसटी और एससी ऐसे बच्चों को ही हम लेते हैं और उसमें अभी जो व्यवस्था है वो हमारे 90 विद्यार्थियों के लिए है। पिछले वर्ष 78 विद्यार्थी थे, उसमें बहनें और भाई दोनों हैं उसमें से। इसमें केवल छात्रालय में रहना खाना 1 वर्ष के लिए फ्री है और एक नॉमिनल शुल्क लेकर हम सारी कोचिंग क्लासेज और उसकी पुस्तकें तक लाइब्रेरी के साथ में उसको दे रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि इसमें ऐसी है कि 855 विद्यार्थियों में से अभी 132 हैं, कुल मिलाकर अभी 160 इस वर्ष का मिलाकर 160 विद्यार्थियों का प्लेसमेंट हो चुका है, सरकारी और अनसरकारी। ये हमारी एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। किंतु साथ में एक दूसरी उपलब्धि है इसमें कि जितने बच्चे बाहर निकले हैं उन्होंने लाभार्थी का जो भी सेवा के लिए आते हैं उनकी चाय तक भी नहीं पी और अपने खर्चे से भी उनको चाय पिलाई है और कई बार उनको यदि आवश्यकता है तो उनके घर तक भी छोड़ने के लिए गए हैं। ये एक उपलब्धि वहाँ के वातावरण और वहाँ के एक शिक्षण के कारण से ये हमारी एक सबसे बड़ी उपलब्धि उसमें से कह सकते हैं। ऐसे ही जो डांग में हमारा छात्रालय है, ये तो अभी सूरत का है। सूरत में हमारे इसी में भी जो स्वास्थ्य में चल रहा है उसमें एक्यूप्रेशर में विशेष रूप से ऐसे डॉक्टर जिन्होंने मना कर दिया अपने ऐसे बीमारियों के लिए कि ये बीमारी दूर नहीं हो सकती, मना करने के बाद में अपने सेंटर पे आए और उनकी बीमारी दूर हो गई और वो ही शिक्षक की जगह मतलब शिक्षार्थी की जगह शिक्षक बन गए। तो अपने ट्रेनिंग का सेंटर भी है और साथ के अंदर से सेवा का भी है, तो सेवा लेने वाले सेवा देने वाले बन गए। ये हमारी उसके अंदर से उपलब्धि है और उसको आप वहां तक पहुंच सके हैं, ये हमारे उसमें से एक वर्ग चलते हैं। दूसरा इसमें इसमें एक स्वर्ण प्राश का विषय है। जो बाल रोग शिविर जो हम करते शिविर की जगह है, स्वर्ण प्राश पुष्प नक्षत्र में किया जाता है और हर महीने उसमें करते हैं बच्चों के रोग के लिए। अभी 250 परिवार हर महीने पुष्प नक्षत्र में स्वर्ण प्रवास लेने के लिए आते हैं और धीरे 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 उनके बच्चों में जो विकास और जो परिवर्तन हुआ है वो आश्चर्यजनक है। जो हम स्वर्ण प्रवास देते हैं उनको निशुल्क, वो उसके कारण से लगातार वो परिवार हमसे जुड़े हुए हैं और लगातार वहाँ सेवा देने के लिए भी आते हैं। अभी उसमें धीरे 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 वो सेवा के लिए भी आने लग गए हैं। ये उसके साथ में उपलब्धि के रूप में है हमारे। बाकी के कैंप वगैरह वो रेगुलर में हमारे चलते ही हैं। इसमें ये बिरसा मुंडा कौशल विकास केंद्र, ये इसका प्रारंभ अभी 16 नवंबर को ही हमने उद्घाटन किया है। ये डांग विस्तार जो हमारा केंद्र है सेवा धाम के नाम से, वहां पर इसका प्रारंभ हुआ है। इसमें हमने 23 विषय जो डांग में आवश्यकता है वो विषय लिए हैं। हमने केवल हमारे इस इच्छा से नहीं कि ये कर लें ऐसा नहीं। 23 विषय जिसमें प्लम्बरिंग है, मोटर बाइंडिंग है, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग है, 4 व्हीलर रिपेयरिंग है, जो डांग की आवश्यकताएं हैं, कड़िया काम है, मिस्त्री काम है, जो वहां पर ऐसे वहां के लोगों ने जो बैठकर निश्चित किया, ऐसे 23 विषय लिए हैं। किंतु प्रारंभ में सिलाई केंद्र जो वहां पर प्रारंभ किया है वो केंद्र के रूप में विशेष केंद्र, केवल सिलाई नहीं, सिलाई से आगे तक का लेके जाना। वैसे प्रारंभ से ही अपना पिछले कहेंगे 12 वर्ष से सिलाई हम जो केंद्र नहीं चला रहे, जहां आवश्यकता उस गांव में सिलाई मशीन भेजते हैं और वहां के आसपास की 2 गांवों की बहनें वहीं शिक्षा के लिए आती हैं। उन्हीं गांवों में से एक शिक्षिका को पसंद करते हैं और उसी को द्वारा उसका प्रशिक्षण करवाते हैं। इस प्रकार से जो बहनें अभी तक सिलाई की हैं उसमें से जो व्यवसाय से जुड़ी हैं उनका प्रशिक्षण उनको आगे बढ़ाने के लिए भी साथ में हम उसमें काम कर रहे हैं। ये एक स्वावलंबन के रूप में उसमें धीरे धीरे अपना आ गया। इसका प्रारंभ अभी 16 नवंबर को भैया जी के हाथों ही इसका लोकार्पण हुआ है, आगे ये प्रारंभ होगा। अभी ये जो सिलाई के जो केंद्र सूरत में भी और बाकी जगह चल रहे हैं उसमें कंप्यूटर, सिलाई, मेहंदी, कुकिंग क्लासेज जो छोटे छोटे वर्ग हैं उसमें से हम कर रहे हैं। किंतु मेहंदी के जो वर्ग कर रहे हैं, मेहंदी के केवल वर्ग नहीं कर रहे,
मेहंदी सिखाने के पश्चात उनका प्लेसमेंट, उनको समाज में प्रस्थापित करना और साथ में उनकी धीरे धीरे एडवर्टाइजमेंट और उनको धीरे धीरे कंप्यूटर पर डालकर लोगों को जानकारी देकर और धीरे धीरे इसके कारण से 5 से 10 हजार रुपए तक वो महीने के कमा लेते हैं। अभी शादी वगैरह में तो आप देखते हैं 5-5 हजार रुपए तक दुल्हन की मेहंदी के लिए आती है। इस प्रकार का कार्य उसमें से प्रारंभ हुआ है। इसके मेहंदी में भी एक जनरल कोर्स और एक स्पेशल कोर्स जो दुल्हन के लिए ही किया जाता है, इस प्रकार के कोर्सेज प्रारंभ है। ये जो बोरीबंद का जो आप सीन देख रहे हैं, ये बोरीबंद के हम गाँव में जो छोटे छोटे नाले हैं जिसको कोतर बोलते हैं, उसके ऊपर गांव के द्वारा ये उसमें से हम करवा रहे हैं। तो धीरे धीरे हमारा गांव हमारा तीरथ। तो पानी कहाँ से लाएंगे? तो जो पानी बह के जा रहा है, डांग की मिट्टी बरसात में सबसे ज्यादा बरसात होती है किंतु वहां पानी रुकता नहीं। तो इस प्रकार के छोटे छोटे डांग और तापी जिले में बोरीबंद ये करवा कर उसके साथ में कर रहे हैं। ये डांग के 200 गांवों में हमारा जो काम चल रहा है, इसमें भी एक बड़ी उपलब्धि क्या है कि 200 गांवों में जो मंडल बना के काम कर रहे हैं, सखी मंडल जिसको अपन सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं, साथ में किसान मंडल। तो किसान मंडल में सभी प्रकार के काम, एक ही नहीं, एग्रीकल्चर ही नहीं, उसमें भी 7 प्रकार के विषय उसमें से लिए हैं और उन्हीं में से प्रमुख बनाए हैं। उन्हीं प्रमुख के द्वारा गांव के लिए कार्य और साथ में एग्रीकल्चर के लिए। तो अभी प्राकृतिक खेती उसकी तरफ वो धीरे धीरे विश्वास पूर्वक आगे बढ़ रहे हैं और वास्तव में खेती में किस प्रकार से उसका परिवर्तन आता है, वो भी हमारे पास में उदाहरण के रूप में हमारे सामने उसमें से है। ये जो अभी मध्य भारत वंचल समृद्धि योजना के तहत जो योजक के मार्गदर्शन में संकुल ग्राम विकास प्रकल्प कार्यक्रम, ये हमारे एक फेलोशिप कार्यक्रम जिसको हम बोलते हैं। गांव का नेतृत्व गांव में खड़ा करना और वहीं से नेतृत्व निकले वो ही गांव की चिंता करे। इस प्रकार के हमारे अभी 25 फेलो जिसके कह सकते हैं, अभी 12 और 13 पहले पहले के 251 गांवों तक हम पहुंच चुके हैं उसमें से अभी। और 251 गांवों में धीरे धीरे अध्ययन के आधार पर वहां की आवश्यकताएं, वहां की चिंतन, वहां की जो जो भी जरूरत है, वो वहां के लोगों के द्वारा और जो फेलो है वो अध्ययन करके उसके हिसाब से उसमें कार्य। तो केवल कार्य हमको नहीं करना है, कार्य गांव के लोगों को कर रहा है। उसमें नरेगा का विशेष रूप से उसमें जो जो काम किए हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के काम किए हैं हमने। उसमें से अलग, इसमें मशरूम खेती, कापड़ उद्योग, मिनी राइस, मिलेट प्रोसेसिंग, मनरेगा जागृति। मनरेगा के जो पहले जागृति के कारण से कार्य नहीं मिल रहे थे, वो अब मिलने प्रारंभ हो गए हैं। गांव की ग्राम सभा में ठहराव कैसे करना, उसको आगे कैसे लेके जाना, अधिकारी से कैसे बातचीत करना, वहाँ कैसे रजुआत करना, वो सारा प्रशिक्षण उसके द्वारा अपना वो कार्य चल रहा है। इसमें किसानों का जो चल रहा है, एक मैं बीच में कहना भूल गया हूँ, जो सखी मंडल और जो किसान मंडल है उसमें जो कार्य चल रहे हैं, उनमें भी स्वावलंबन के कार्य वो स्वयं जो निश्चित कर रही हैं वो कर रहे हैं। किंतु साथ में हमने मिलिट मशीन दी है, तो 20 मशीन अभी तक, और उसमें केवल दिए हैं ऐसा नहीं है, उसमें से जो आय होती है उसका 30% या उसका एक हफ्ता वो मंडल निश्चित करता है जिसको देता है, बाकी की आय उस सदस्य की रहती है। मेरठ उसकी कीमत जो है वो मंडल में जमा हो जाती है, वो पूंजी मंडल की हो जाती है। वो मंडल उस पूंजी से फिर आगे दूसरे स्वावलंबन का कार्य कर रहा है। इसी प्रकार से अब तक 287 गायें वो भी हमने दी हैं जिसे गो आधारित खेती हो सके, और उसमें से जो गोबर से छाने बना रहे हैं उसमें व्यापारी से हमने बातचीत करके उसका भी कार्य किया है। और अब तक करीबन 7 लाख से ऊपर के छाने 13 रुपए किलो और 17 रुपए किलो दो प्रकार के बना रहे हैं। वो गोबर का 13 रुपए किलो और 17 रुपए किलो का व्यापारी से संबंध करके उसका हमने प्रारंभ किया है। उसके हिसाब से अपना परिसर अपना विकास योजना में इसमें भी ये सारे विषय 3 राज्यों में चल रहा है और एनएसडीसी से भी हमारा टाई अप है। उसके प्रशिक्षण के द्वारा अभी तक 1350 लोगों का प्रशिक्षण हम कर चुके हैं। और उसमें ये पूरा अपना अपना परिसर अपना विकास योजना में एनएसडीसी के साथ में ये सारा कार्य चल रहा है। उसमें इस प्रकार के सारे काम ये चल रहे हैं। इसमें विशेष रूप से जो सुबह बातचीत हुई थी वाड़ी प्रोजेक्ट, उसका भी कार्य उसमें से हुआ है। और काफी बहनें अपने अपने वाड़ी के प्रोजेक्ट बनाकर एक गांव को ही पूरा एनआरएम प्रोजेक्ट 4 प्रकार के हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। वाड़ी विकास योजना भी चल रही है, उसमें 170 किसानों का चल रहा है। और एक इसमें लास्ट में कहना चाहूंगा, समय समाप्त हो गया है। ये सारे आधारित अभी सरकारी आधार के अलावा समाज आधारित है। और समाज के लिए केवल वर्ष में एक बार 14 तारीख को जनवरी को मकर संक्रांति के दिन दान देना पुण्य का विषय है।
इसी को आधार लेकर सूरत महानगर में, और हम उसमें कार्यक्रम करते हैं, उसमें करीबन 1 करोड़ से ऊपर इकट्ठा होता है और करीबन 1 लाख किलो अनाज, ऐसे कहेंगे, उसमें से इकट्ठा होता है, जो हम 9 संस्थाओं को दे सके हैं और समाज भी हमारे साथ में है। इसको किस प्रकार से करते हैं बाद में आप मुझे पूछ सकते हैं। इसके पश्चात रांची झारखंड से कुमार देवाशीष जी, आईएसडीजी फाउंडेशन। वैसे आप मर्चेंट नेवी में पूर्व में कैप्टन थे, बाद में इस ग्रामीण और जनजाति क्षेत्र में शिक्षा, आजीविका और स्वावलंबन को लेकर संकुल आधारित कुछ प्रयोग वहां पर हो रहे हैं, उसका निवेदन आप करें। आदरणीय गिरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते। झारखंड से जोहार। भोजन के उपरांत वाले सत्र में अगर किन्हीं को कुछ थोड़ा अन्यथा लग रहा हो तो एक बार पुनः जाग जाएंगे हम सभी। बहुत ही मौलिक बातें होंगी, बहुत ज्यादा संस्था ने क्या किया क्या नहीं किया गिनाने के लिए नहीं आए हैं। स्पष्ट बात करने आए हैं कि जैसे एकात्म मानववाद में चिंतन हुआ कि अखंड मंडलाकार जो स्वरूप है, तो बात मुझसे शुरू होगी। संस्था को शुरुआत हमने किया, मैं एक व्यक्ति हूँ, वहां से शुरू किया। मैं पानी जहाज में काम करता था, 70 देशों की यात्राएं की। समाज में काम करने की इच्छा प्रेरणा थी तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के गुड गवर्नेंस टीम में गया। 1.5 साल वहां जशपुर के सुदूर जनजातीय क्षेत्र के अंदर काम किया और देखा कि प्रशासन क्यों असफल होता है, क्यों चुनौतियां झेलता है। जब कलेक्टर लेवल से भी चीजें नीचे नहीं पहुंच पाती हैं तो आखिर बाधा कहाँ है। हम कंपार्टमेंटलाइज डिपार्टमेंटलाइज सोच में कहाँ अटके पड़े हैं। वो इंटीग्रेशन कहाँ से आएगा, वह इंटीग्रिटी कहाँ से आएगी। तो वो कार्यक्रम खत्म हुआ तो तय किया कि यही जीवन है। मैंने अपने अंदर झांका कि मैं क्या करने आया हूँ। तो वहां से तो एकात्मता का मूल बिंदु तो वहीं से शुरू होगा कि मैं क्या करने आया हूँ, मैं कौन हूँ। तो मैंने तय किया मैं नौकरी नहीं करूंगा, ये जीवन में ये डिपार्टमेंटलाइज कंपार्टमेंटलाइज सोच में जीवन नहीं बिताऊंगा। वहां से आईएसडीजी रिसर्च फाउंडेशन नामक संस्था की उत्पत्ति हुई, जिसका विचार ये था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशंस ने भी बनाया, तो 17 गोल्स बनाए, लेकिन उन 17 गोल्स को इंटीग्रेटेड स्वरूप में देखने की आवश्यकता है। इंटीग्रेटेड स्वरूप के रूप में वह गोल्स व्यक्ति के अंदर निहित है, वह उसके परिवार के लिए निहित है, उसके समाज के लिए निहित है, उस कम्युनिटी के लिए निहित है, इसी तरह से राष्ट्र के लिए निहित है। तो ऐसे करके थोड़ा पीछे चलेंगे, पीछे, हाँ, नेक्स्ट। तो मूलतः हम किन विषयों पे काम करते हैं, तो प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण विकास, कृषि, कौशल उद्यमिता और विकास संबंधी शोध हम लिखते पढ़ते भी हैं, ताकि हमें ये अनुभूति रहे कि आखिर हो क्या रहा है और बेस्ट चीजें हम क्या कर सकते हैं। कहाँ काम करते हैं, तो झारखंड के रांची, गुमला, लातेहार, गढ़वा, पलामू, पूर्वी सिंहभूम और छत्तीसगढ़ के जो सरगुजा संभाग है, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, रायगढ़, इन क्षेत्रों में हम काम करते हैं। आगे चले, अभी यहाँ पे थोड़ा सा धीरे चलेंगे। तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म कैसे हमारे अप्रोच में एम्बेड होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कि हम अस्तित्व में क्यों आए, ये संस्था अस्तित्व में क्यों आई, क्योंकि हमने विचार किया कि इस संस्था को अपने अभ्युदय का माध्यम बनाना, इसके बिना ये जीवन अपूर्ण रह जाएगा, ऐसा सोच के संस्था का प्रारंभ किया। और उस उद्देश्य से तो वो विचार का मूल बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे संस्था में सभी के लिए, कि जो भी आए उसका अभ्युदय यहाँ कैसे सुनिश्चित होगा। कोई कार्यकर्ता भी आता है, कोई वर्कर भी आता है, ग्रास रूट वर्कर भी आता है, तो हम उसकी साइकोलॉजिकल मैपिंग करते हैं कि आखिर उसे चाहिए क्या, उसे धन कितना चाहिए, उसे यश कितना चाहिए, उसे प्रेरणा कितनी चाहिए, उसमें कितनी समन्वय, इस लेवल तक हम चिंतन करते हैं अपने क्रियाकलापों में। हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, तो एम्पावरमेंट के लिए, सशक्तिकरण के लिए। तो सशक्तिकरण को हमने परिभाषित किया है कि देने की क्षमता विकसित करना ही सशक्तिकरण है, और वो विकसित करने का हम कार्य करते हैं, और इत्यादि इत्यादि। आगे चले, ज्ञानशाला एक मॉडल बनाया। तो सबसे पहले समझ में आया कि प्राथमिक शिक्षा से महत्वपूर्ण तो कुछ नहीं है। भारत सरकार ने भी एनईपी बनाया, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के ऊपर गंभीर चिंतन किया। उसके बाद निपुण आया, सब कुछ हुआ। लेकिन इस एफएलएन को लेके नीचे कौन जाएगा, एफएलएन नहीं कर पाए हम। सर्व शिक्षा अभियान लेके आए, लिटरेसी मिशन चला, सारा कुछ चला, बट फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी भी हम पूरा नहीं कर पाए। तो ये कैसे होगा, तो हमने सोचा हम विद्यालय बनाएंगे, केंद्र बनाएंगे। हम इन चक्रों में क्यों जाएं, क्यों नहीं हम व्यक्ति बनाए।
तो व्यक्ति बनाने के क्रम में हमने सबसे पहले सोचा कि व्यक्ति किसको बनाए, क्या 2000-5000 रुपया महीना देंगे तो गांव में कोई महिला या कोई पुरुष बच्चों को पढ़ाएगा क्या, प्राथमिक शिक्षा देगा क्या? तो नहीं, हमने सोचा हम कितने दिनों तक पैसा दे पाएंगे, तो हमने रखा प्राथमिक बिंदु इंटेंट फर्स्ट, एलिजिबिलिटी सेकंड। तो इंटेंट फर्स्ट वाले लोगों को खोजे। तो ऐसा करते हुए हमने एक ज्ञानशाला कार्यक्रम शुरू किया, और इंटेंट फर्स्ट वाली अभी तक 125 महिलाओं को, प्राथमिक रूप से महिलाओं को हम अपने यहाँ कंटिन्यूअस, हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, उसमें उनको एफएलएन के लिए प्रशिक्षित करते हैं। हमने प्रकाशन भी विकसित किया एफएलएन को लेके, लाइफ स्किल्स को लेके बच्चों के। और वो महिलाएं आफ्टर स्कूल आवर्स में अपने घर के आसपास के बच्चे बच्चियों को पढ़ाती हैं। और यदि उनको समुदाय किसी दिन कुछ अगर उसका पारितोषिक देता है तो वो सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी की तरह उसको रखती है, हम उसमें रोक टोक नहीं करते। हम उनके केंद्र को अच्छा बनाने के लिए कोई टूल्स है, इक्विपमेंट है इत्यादि प्रदान करते हैं। और इसमें से आपको जानकर हर्ष होगा कि 20 एक महिलाएं, मात्र 20 एक मैं बोल रहा हूं, जो आज कम से कम 50 बच्चे प्रति केंद्र पढ़ाती हैं, और उनको समाज से पारितोषिक भी कुछ मिलता है, और वो स्वावलंबन दृष्टि से प्राथमिक शिक्षा को आगे ले जा रही। रूरल डेवलपमेंट में जब आते हैं, रूरल डेवलपमेंट में बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच से चलते हैं, स्किल्स एंड माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप हमारा विशेष फोकस होता है। जब यहाँ बात करते हैं तो हमने भी, जैसा आपने ललित बंसल साहब ने भी बताया कि संकुल आधारित सोच है, हम भी संकुल आधारित सोच पे चलते हैं। तो एक गांव अकेला कुछ नहीं होता है, एक गांव के पास एक संकुल है, एक क्लस्टर है। खास करके जब आप जनजातीय क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ नदी गांव सोचकर नहीं चलती है, वहाँ पहाड़ गांव सोचकर नहीं चलता है, वहाँ जंगल गांव की सीमा को नहीं जानता है। तो उसी तरह से जब वहाँ पे उनकी जो आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं, उनकी चुनौतियां उत्पन्न होती हैं, वो आइसोलेशन में नहीं होती हैं। जब उनको इंटीग्रेटेड स्वरूप में देखना होता है तो आपको संकुल के स्वरूप में देखना आवश्यक हो जाता है। तो कम्युनिटी को सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं, समुदाय के अंदर जाते हैं, गहरी बात करते हैं, चिंतन करते हैं, पीआरए करते हैं, सारा कुछ करते हैं, और एक अलग दृष्टिकोण से देखने की का प्रयास करते हैं कि भाई लोग कौन है, उनकी संस्कृति क्या है, उनके संसाधन क्या है, उनकी क्षमता क्या है, और उनकी अपेक्षाएं क्या है। तो इन चीजों का मूल्यांकन करने के बाद हम उस पे कोई योजना बनाते हैं कि इस पे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप काम हो सकता है। मूलतः 3 बिंदु: एनआरएम, लाइवलीहुड एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, नेचुरल सोर्स मैनेजमेंट, लाइवलीहुड मतलब आजीविका, और क्षमता निर्माण। ये 3 विषय पे काम करने से यहाँ के प्राथमिक समाधान निकलते हैं। आगे बढ़ते हैं तो उनके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग का जो एलिमेंट है उसमें एबिलिटी एंड एस्पिरेशन बेस्ड कैपेसिटी बिल्डिंग, लाइवलीहुड पोर्टफोलियो। ट्राइबल क्षेत्र में जाएंगे तो एक सिंगुलर लाइवलीहुड से काम नहीं चलता है, तो लाइवलीहुड के 5-6 तरह के पोर्टफोलियो निकल के आते हैं। कृषि आधारित निकल के आते हैं, पशु आधारित निकल के आते हैं, जंगल आधारित निकल के आते हैं, मजदूरी या स्किल आधारित निकल के आते हैं, ऐसे कई तरह के। तो आपको इन सब की चिंता अपनी योजना में करनी पड़ती है। फिर वहां पे उनके लोकल नेतृत्व डेवलप करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना कुछ भी टिकाऊ नहीं होने वाला है। पता चला हम बहुत ईमानदारी से गए, बहुत अच्छा काम किया, 100 रुपया दिल्ली से आया या किसी संस्था से आया, और 105 रुपया हमने वहां पहुंचा दिया, 5 रुपया इधर उधर से भी लाके डाल दिया, लेकिन परिणाम टिकाऊ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने लोग ही नहीं बनाए। तो अल्टीमेटली लोग बनाना, व्यक्ति निर्माण बहुत ही महत्वपूर्ण है एकात्मता को नीचे पहुंचाने के लिए। अन्यथा वो सरकारी सिस्टम तो इतना बड़ा अमला है, लेकिन एकात्मता का अभाव रहता है, इसलिए चीजें टिकाऊ नहीं होती हैं। फिर इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का महत्व आता है। जब व्यक्तिगत नेतृत्व तैयार किए तो उनको एक इंस्टीट्यूशन में जोड़ना। तो ग्रामीण क्षेत्रों में इंस्टीट्यूशन सरकार ने चिन्हित किए हैं, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते हैं, प्रोड्यूसर ग्रुप बना सकते हैं, एफपीओ बना सकते हैं, एफपीसी बना सकते हैं, कोऑपरेटिव बना सकते हैं। तो उस क्षेत्र में भी हम काम करते हैं। सस्टेनेबल करने के लिए लोगों को सेल्फ रिलायंट बनाना और एबिलिटी टू गिव नेक्स्ट। तो 3 बिंदु हमने तय किए: उत्पादन, उद्यमिता, सहकार। तो अगर ग्रामीण समृद्धि का सूत्र हमने यही तय किया कि हम उत्पादन बढ़ाने पे, हम उनके खेत में खेती नहीं करने जा रहे, हम उनको यह सिखाने जा रहे हैं कि अच्छी खेती कैसे कर सकते हैं, उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं। उसके लिए हमने एक उत्पादन हैंडबुक भी बनाया। तो हमने कहा कि हम पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, तो उसमें उत्पादन हैंडबुक भी बनाया, उद्यमिता हैंडबुक भी बनाया। उत्पादन हैंडबुक में झारखंड और छत्तीसगढ़ की खरीफ, रबी, जायद की जितनी प्रमुख फसलें हैं, उनका पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस सिर्फ उतना जितना किसान को जानना जरूरी है, वो किताब बनाकर हम एक पीजी में उनको देते हैं और उस पर काम करते हैं। उद्यमी विकसित करते हैं और फिर एफपीओ के माध्यम से उनको जोड़ते हैं। एक नीचे लाइन मैंने लिखा है, जो हमें लगता है कि भारत का सबसे बड़ा संकट है, भारत को धर्म पथ पे चलने में या एकात्म पथ में चलने में सबसे बड़ा संकट आजीविका की अनिश्चितता है। तो इससे हमें गहराई से मिलकर संघर्ष करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट करेंगे।
ये कुछ परिणाम है, ये बहुत ही साधारण है। हम बहुत छोटे काम, अभी उतनी कोई ये नहीं है, कुछ माइलस्टोन्स हैं, नेक्स्ट करेंगे। तो हमारे कामों में ये एकात्म मानववाद कैसे आता है? तो हम मार्जिनल एंड ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ काम करते हैं। अंत्योदय का विषय ह्यूमन डिग्निटी, हम एंटरप्राइज की ओर बात करते हैं कि हर व्यक्ति उद्यमी हो। डिसेंट्रलाइजेशन कैसे कि विलेज लेवल इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी एंटरप्राइजेस बिल्ड करते हैं। सज्जन शक्ति, अच्छे लोगों जिनमें इंटेंट प्रमुख है उनको दृढ़ करते हैं। सेल्फ रिलायंस और कलेक्टिव गुड्स के लिए कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं। हम ढंग की संस्थाओं के साथ काम करते हैं, शॉर्टकट नहीं मारते हैं। नेक्स्ट चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सदाशिव चौहान जी, जीवन संवर्धन फाउंडेशन, मुझे लगता है शाहपुर, कल्याण शाहपुर क्षेत्र में मुख्य रूप से जो बेघर है, निराश्रित, वंचित, ऐसे समाज के कुछ तत्वों में काम कर रहे हैं। धन्यवाद गिरीश जी। पहले हम हमारा जो काम चलता है वो 3 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है वो देख लेते हैं, फिर बाद में बात। Cosmopolitans, city of iconic places like Keeper, New York, plants, race course, Revenge, Uchoda, Chhatrapati Shivaji Maharaj, Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus, Airport, KA, Tata, Bomb, Circles, House, Magic, Midnight Temple, and the history of unity, diversity of places, is the symbol of the capital of Maharashtra, financial capital of country, and many more beautiful faces of Mumbai. Smiles, but with the unpleasant sad age hiding behind it. Mumbai also contains a Kaya which really means true. This also has an highest national charges, highest levels of poverty, highest level of malnutrition, and highest number of home-based children, helpless children, poor and hungry children, children trapped in the child trafficking. Oh, and unfortunately, his list also is these children's parents say they will die inside home. After they live at homes, on the bus stops, wherever they exist. They are living in vacuum space. They eat whatever they get, whichever condition. They wear whatever they can lay their hands on. Here starts the journey of these children towards the dark future. Here comes the good. She itself published. He as an NGO. Work. According to many surveys, the number of such children in Mumbai is over 1.5 lakhs. In fact, this must be even higher. We help them, helping hand to bring them in mainstream life. We have led them and tried to give them back gently. Our Jeevan Samardhan Foundation works for homeless children. The organization has been taking care of children and providing them with basic necessities like food, clothing, shelter, health, education from last many years. Organization projects are at Titwala, Madhuchai Gurukul, and Nisha Kendra. We provide value education. A mix of education and culture is provided to these children so that they live a happy life and contribute to the society. Love and discipline are the foundation of our work here. We hereby we all of you to join hands together with us on upbuilding the future of
मुंबई की समस्या आपने देखी है। मुंबई में लगभग 1.25 से 1.5 लाख बच्चे जो है वो फुटपाथ पे रहते हैं और उनके पास आज भी दो ही ऑप्शन है, या तो भीख मांगना नहीं तो चोरी करना। आज देश स्वाधीन होकर 80 साल हो गए, लेकिन मुंबई की स्थिति हम बहुत बार ग्रामीण इलाकों की बात करते हैं जहाँ पे सुविधाओं का अभाव रहता है। लेकिन मुंबई में हम जब आते हैं तो सुविधाओं का कोई अभाव नहीं है, सब सुविधाएं भरी पड़ी है। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे रहते हैं वो बहुत दुरावस्था में रहते हैं और ये विश्व की सबसे बड़ी समस्या विश्व की सबसे बड़ी संख्या है। होमलेस चाइल्ड के अगर हम टॉप 10 सिटी निकालेंगे तो भारत की 3 सिटी है उसमें। 1 नंबर पे मुंबई है, 2 नंबर पे कलकत्ता है और 3 नंबर पे दिल्ली है। और 80 साल के बाद भी हम इन बच्चों को आधुनिक समाज के साथ में जोड़ नहीं सके, ये हमारा फेल्यूर है। आज आपको मालूम होगा जब बच्चा रास्ते पे रहता है तो सब अपप्रवृत्तियां उसके साथ में काम करती है। जैसे कि मुंबई का 100% ड्रग्स रैकेट इन बच्चों के माध्यम से चलाया जाता है और इन बच्चों ने उनका हमेशा काम करना चाहिए, इसलिए उनको नशे की आदत लगा देते हैं। तो ये बच्चे जो है व्हाइटनर है, टर्पेंटाइल है, झंडू बाम, आयोडेक्स ब्रेड को लगाकर खाते हैं, चप्पल चिपकाने का गम पीते हैं, 24 घंटे नशे में रहते हैं और खाने के लिए वड़ा पाव और समोसा, इसके अलावा कुछ मिलता नहीं है। क्योंकि इन बच्चों को कौन दाल चावल और हरी हरी सब्जी कौन खिलाएगा। नहाते कभी नहीं, कपड़े कभी धोते नहीं, क्योंकि मुंबई में सार्वजनिक नल की व्यवस्था ही नहीं है। इसकी जो सब हम देखेंगे बातें, तो ये बच्चे जो है ये 30-35 साल से ज्यादा जी भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर ही खत्म हो जाती है। और ये हमारे अंत्योदय का सबसे बड़ा उदाहरण है। मुंबई का आखिरी पंक्ति का वो बच्चा है जिसका उत्थान हमको करना है। इस ये प्रेरणा लेकर हमने 2010 में जीवन संवर्धन फाउंडेशन की स्थापना की और इन बच्चों को हमें मेन स्ट्रीम में लाना है, मतलब इनको शिक्षा देना है। तो शिक्षा देना जब हमने आरंभ किया तो काफी समस्याएं आई उसमें। तो पहले तो बात, उनको स्कूल में लेते नहीं थे, जैसे गिरीश जी ने बताया, क्योंकि उनका कोई जन्म दाखिला ही नहीं होता है, आधार कार्ड का तो बात ही नहीं हुई। सब बातें आती है। तो इन बच्चों को आधुनिक समाज के साथ में जोड़ने के लिए शिक्षा अगर देना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, वहां से हमारा काम शुरू हुआ। तो फिर हमने अनेक रास्ते ढूंढे और उसमें एक पहला रास्ता जो मिला वो है राइट टू एजुकेशन। तो इन बच्चों को हम लेकर जाते थे। बहुत पहले बार तो बहुत झगड़े होते थे, क्योंकि पहली बात वो हेडमास्टर को मालूम ही नहीं रहता था कि उसका जन्म दाखिला नहीं है तो भी एडमिशन करना है। तो हम उनसे झगड़ा करते थे, बातें करते थे, फिर बाद में उसको समझ में आता था। फिर बाद में हम हमसे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, फिर बाद में सब बच्चों का एडमिशन होने लगा। आज सब बच्चों के एडमिशन हुए, सब बच्चे, मतलब हमारे 3 सेंटर चलते हैं आज, टिटवाड़ा, बदलापुर और ठाणे में। और यहाँ पे बच्चे लगभग 16 साल में अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। लगभग 171 बच्चे आज तीनों सेंटर्स में जो है पढ़ाई कर रहे हैं, जो कम है। लेकिन हमारे बच्चे जैसे है वैसे ही वो बच्चे हैं। हम बहुत बार बोलते हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी को बोलते हैं कि बच्चे हमारे देश की संपत्ति है। लेकिन हम मुंबई के रास्ते पे घूमते हैं तब हमको दिखता है क्या हमारे बच्चे जो है वो देश की संपत्ति है? तो वो दिखता नहीं है। भाषण करने वाले के बेटे और सुनने वालों के बेटे इतने ही देश की संपत्ति है, ऐसा हमारा व्यवहार है। रास्ते पे जो बच्चे रहते हैं वो हमारे देश की संपत्ति है, हम समझते हैं क्या? मराठी में एक कहावत है, मुलं म्हणजे देवा घरची फुलं। लेकिन रास्ते के बच्चे फूल दिखते हैं क्या? उनके पास हम जाते हैं तब वो हमारा व्यवहार रहता है क्या? मतलब आपने जब देखा डॉक्यूमेंट्री तो बच्चे जब आपके पास आते हैं तो आप भाग भी जाते हैं, ऐसी सिचुएशन होती है। तो इन बच्चों को हमारी संस्था जो है वो आधुनिक समाज के साथ में जोड़ने का काम कर रही है। काफी दिक्कतें हैं, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट है आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लगभग 88 बच्चे जो है संस्था से पास आउट हुए हैं
टाटा मोटर्स में है, महिंद्रा एंड महिंद्रा में है, गुड्डे कंपनी में है, और एक बच्चा हमारा साउथ अफ्रीका में भी गया है। तो हमारे जो बच्चे हैं कुल मिलाकर वैसे ही बच्चे ये है, इनके ऊपर काम करना चाहिए। आज ये सब बच्चे जो है वो हमारे देश पर, हमारे समाज पर एक धब्बा है। उनको अगर एसेट बनाना है तो हम सबको प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च असम से डॉक्टर हरिणी पटोवरी दास जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हाँ। आप नॉर्थ लखीमपुर अंग्रेजी विभाग में सहायक प्राध्यापिका है। मुख्य रूप से भारत के बाल साहित्य में पर्यावरणीय कल्पना के विकास पर आपने शोध प्रबंध पीएचडी प्राप्त की है, पूरी की है। और उनके रुचि का क्षेत्र मुख्य रूप से बाल साहित्य, पर्यावरण अध्ययन, भारतीय ज्ञान परंपरा है। और यूजीसी पाठ्यक्रम समिति की आप विशेषज्ञ सदस्य भी रही है। तो मैं आपसे विनती करता सभी को नमस्ते। First the presentation. I'm Dr. Harini Patwaridas, and she's Rupjyoti Bhattacharjee. She is the co-PI of the project under ICSSR that we have done. So this is a joint presentation that we'll be giving. So the title of our presentation is an empirical study of the scope and challenges of Beti Bachao Beti Padhao scheme in tea garden areas of Lakhimpur and Dhemaji districts. And this has been submitted to Indian Council of Social Science Research. Next slide, please. So we have conducted this study that the scope and limitations of Beti Bachao Beti Padhao scheme in the tea garden areas of Assam, mainly in the two districts, one that I belong to, that is Lakhimpur district, and nearby district Dhemaji. So the tea garden as the tea garden women and girls, as we study this project in the light of Antodaya, that is the rise of the last person or giving the benefit or welfare benefits to the last person, we can say that Beti Bachao Beti Padhao scheme, which has been launched by our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji in 2015, is actually related to this vision, because it thinks about the welfare or upliftment of the empowerment of the girl child, and we can really connect it to the tea garden girls, because tea garden communities, they are primarily a migrant community since British rule living in India, and they comprise of such tribes such as Munda, Santhal, and Arao, Karmakar, Ojha, and they are classified as OBC, other backward classes in Assam, and women in the tea garden communities, they form 50% of the tea plucking workers, and they contribute a lot to economy and also to the finance of the household. And our objective of the project that we had undertaken, it was awareness and reach of triple BP scheme in the tea garden areas and the outcome. And I have to say this, triple BP scheme, it was implemented in Lakhimpur district in 2023, and we have conducted our research. We have started our research project in September 2023. So in a very short time, and in Dhemaji district, it was implemented in 2019. We have adopted research methodology, mixed methodology. We have taken 2 districts, 10 tea gardens, 9 in Lakhimpur, 1 in Dhemaji, 249 households surveyed, and 455 beneficiaries from the age group of 0 to 25 were taken, and 150 stakeholders from different departments. Now, the risk बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, ये जो स्कीम है उसका चाय बागानों की लड़कियों पर उसका स्टडी इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि वहाँ वो लोग बहुत सारे चैलेंजेस से जूझ रहे हैं। उनमें से है कि वो हाई फीमेल ड्रॉप आउट्स हमने देखे हैं, वो स्कूल नहीं जाती हैं बहुत सारी लड़कियाँ,
फिर prevalence of child marriage, ये एक problem था, early marriage. Then child labor, it was also prevalent, but now it has been reduced. Then vulnerable to child trafficking, इनके बहुत सारे instances हमने अखबारों में पढ़े हैं, और प्रैक्टिकली हम लोगों ने उनके बीच जाकर भी हमने देखा कि ये प्रिवेलेंट है उनके बीच में. और पुअर हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल आउटकम्स, उनके बहुत सारे शारीरिक समस्याएं भी हमने देखे हैं, बीमारियों से भी वो लोग, जैसे स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं, एनीमिया प्रॉब्लम्स, ये उनमें बहुत सारे प्रिवेलेंट है. तो इस स्कीम, the scheme is really important for them. So we have actually conducted a study taking into 3 pillars, that is the 3 ministries under which the scheme is implemented: the Ministry of Education, the Ministry of Health and Family Affairs, and child development, women and child development. So the first outcome that we have seen is about the awareness. कितने सजागता कितना है, जो ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं स्टेक होल्डर्स, उनमें सजागता कितने हैं. अवेयरनेस हमने देखे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन 100% हमने उनमें अवेयरनेस देखे हैं, उन लोगों को पता है इस स्कीम के बारे में. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी उसका अवेयरनेस 60% है. हेल्थ वर्कर्स में थोड़ा कम है, और जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और जो आशा कर्मी है, जो एक्चुअली ये स्कीम को घर घर ले जाते हैं, उनमें सजागता थोड़ा कम पाएगा. इसकी वजह ये हो सकती है क्योंकि ये स्कीम लागू होने में ज़्यादा दिन नहीं हुआ था. लाइक इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 2023 और हमने उसी समय सर्वे किया था. तो अभी हमने देखा उसका विजिबिलिटी हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा हो चुका है. पोस्टर्स अभी दिख रहे हैं और बहुत सारे कार्यक्रम भी हो रहे हैं धीरे धीरे. लेकिन उस समय ये आंगनवाड़ी वर्कर्स, वो लोग नाम जानते हैं कि हाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है, लेकिन उसके अंदर क्या है उसमें थोड़ा सा उनका अवेयरनेस कम था. फिर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हमने सर्व शिक्षा, जो एसएसए के अंदर स्कूल्स में जाकर हमने वहाँ पर जब डेटास कलेक्ट किए, तो उसमें देखा कि अमंग द beneficiaries, we have seen that 130 beneficiaries are there in pre-primary, 114 in middle school, high school में 51, और higher secondary और graduate level में बहुत कम हो जाते हैं. इसकी एक वजह यह है कि जो टी गार्डन्स है उसके पास स्कूल्स की थोड़ी कमी है थी और कॉलेजेस थोड़ी दूर है. और एक ये भी वजह है कि टी गार्डन्स वहाँ के कम्युनिटी के दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों ही गार्डन में काम करते हैं, तो बच्चियों को क्या होता है, उनको केयर टेकर बना दिया जाता है. वो अपने सिबलिंग्स को देखना पड़ता है, वो लोग स्कूल नहीं जा रहे. तो अभी वहाँ पर मॉडल स्कूल्स की स्थापना हुई है, आंगनवाड़ी सेंटर्स की स्थापना हुई है, मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर्स. तो इस वजह से छोटे बच्चों को वहाँ रखा जा सकता है और बच्चों को स्कूल भेजा जा सकता है. और टीचर्स भी इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं. ब्रिज कोर्सेज वहाँ पे लागू किया गया है, जो भी ड्रॉप आउट है उनको फिर से एनरोल किया गया है. और जैसे घर घर जाकर उन लोगों को इस बारे में सजागता का उन लोग आंगनवाड़ी ये लोग कर रहे हैं. Then we have seen a notable improvement in sex ratio in धेमाजी. 2019 में धेमाजी में पहले हुआ था, तो वहाँ पर हमारा sex ratio from 939 to 950 तक बढ़ा. और एक बात ये भी देखने वाले हैं कि वैसे टी गार्डन कम्युनिटीज उनमें कोई मेल प्रेफरेंस नहीं देखा, मेल चाइल्ड प्रेफरेंस का प्रेफरेंस हमने नहीं देखा. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बेटी है या बेटा है, उनके लिए समान है. बट ये है कि बेटी होती है तो उसके ऊपर काम का बोझ ज्यादा डाल देते हैं, उनको स्कूल भेजना वो लोग जरूरी नहीं समझते. लेकिन उसके घर में बेटी पैदा हो जाए उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है. दैट इज वन इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दैट वी हैव मेड. और एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर जो भी मेंस्ट्रुअल हाइजीन, फिर आयरन फॉलिक टैबलेट्स, उनके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत सारे काम हो रहे हैं. हम लोगों ने ऐसा इंसिडेंट्स देखे हैं जहाँ लड़कियां ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन, उन लोगों को उसका हाइजीन का पता नहीं था. वो लोग बताते हैं कि दे यूज पेपर्स एंड सम गर्ल्स इवन यूज सैंड. दे डोंट नो अबाउट द यूज ऑफ डायपर्स एंड ऑल्सो. ये सब अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंदर ये सब उन लोगों को अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, उन लोगों को फ्री सैनिटरी नैपकिन्स डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है. तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज ज़्यादा हो रहे हैं, सो इससे इसका अवेयरनेस बढ़ रहा है. ये एक पॉजिटिव इसका आउटकम है. तो इसी बीच में एक थोड़ा सा वीडियो, अपना जो भी सर्वे किया था उसका एक छोटा सा वीडियो मैं प्रेजेंट करना चाहती हूँ.
ये सारे क्लिप्स टी गार्डन एरियाज के हैं। स्कूल्स इनिशिएटिव ले रही हैं और साथ में बहुत सारे एनजीओज भी यहाँ काम कर रहे हैं गर्ल एजुकेशन के लिए। मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग दी जाती है सेल्फ डिफेंस गर्ल्स के लिए, ट्रिपल बीपी स्कीम के अंदर ये आते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ असम बहुत सारी और बेटियों के लिए स्कीम लेके आई है, जैसे फ्री लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री स्कूटी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी फिलहाल हमारे सीएम सर ने निजुत मोइना आसुनी स्टार्ट किया है। निजुत मीन्स अ मिलियन, मोइना इज एन एंडियरिंग टर्म फॉर अ गर्ल चाइल्ड, एंड under that scheme we are giving a different education level, 1000 for higher secondary of then 1200 for degree students, PG students। उन लोगों को, हर लड़की को ये मिलता है। ये कुछ स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज भी टी गार्डन वुमेन्स के लिए, गर्ल्स के लिए वहां पर चलाते हैं। So these are some of the initiatives that have been taken. Abhi challenges bahut hai. There are different challenges, like we can go back to the presentation to just have a look at the challenges, core challenges that has been identified. The last slide. Okay, and then I have just classified into like how it can be tackled: ongoing, short term, mid term, and long term. There's systematic and institutional gap. We have to strengthen the foundation. We have to implement continuous training programs for officials and grassroots workers for creating more awareness about the scheme and girl education. To remove the educational barriers, we have again to strengthen the foundation by introducing bridge courses to re-enroll dropout girls, access to higher education, skill development, hostel facilities for the tea garden girls. Then for cultural and social barriers, one of the things that we have observed is that उन लोगों को आदिवासी वो लोग, उन लोगों को हम लोग बोलते हैं वहाँ पर, उन लोगों को अपने लैंग्वेज के टीचर्स की जरूरत होती है, नहीं तो उसी हेजिटेशन में भी वो लोग स्कूल नहीं आते हैं। सो वी कैन गिव प्रेफरेंस टू टीचर्स विद foundational knowledge of their language, then awareness against child marriage, child labor, and child trafficking. And to ensure sustainability, we have to create targeted job opportunities and apprenticeship, introduce comprehensive vocational training in collaboration with Ministry of Skill Development, because टी गार्डन की लड़कियां वो लोग जाके वही काम करते थे पहले, वो लोग वो पत्ता तोड़ने का ही काम करते हैं, तो उनको उस चक्र से बाहर निकालने के लिए हम लोग को उनके स्किल ट्रेनिंग भी देना जरूरी है। तो बट बच्चियों को बचाना ही नहीं, उनको शिक्षा भी देना है और उनको आगे जाने का मार्ग भी हमें देना है, तभी हमारे ये अंत्योदय ओरिएंटेड ट्रिपल बीपी स्कीम हम बोल सकते हैं कि सक्सेसफुल। धन्यवाद इस मंच में आकर आप लोग सभी से ये शेयर करने के लिए, जो हमें ये स्कोप मिला है उसके लिए भी हम तहे दिल से आप लोग का धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। बहुत ही समय पर सब लोगों ने अपने सारे कार्य की जानकारी और उचित बिंदुओं को अब हम सबके सामने रखे हैं। ये सब सुनने के बाद मैं भी इसमें से बहुत सारी बातें मेरे भी ध्यान में आई, आपके भी ध्यान में वही बातें आई होगी। जो हम आखिरी पंक्ति के व्यक्ति का बात करते तो ये भी ध्यान में आया मुझे कि ये नगर में भी है, बंबई जैसे शहरों में भी है, ग्रामीण क्षेत्र में भी है और जनजाति सुदूर वनवासी क्षेत्र में भी है। मतलब सभी दूर इस प्रकार का हम आखिरी व्यक्ति को पहचान सकते हैं, ऐसा भी ध्यान में आया है। और दूसरी बात उसमें ध्यान में आया कि इस तीनों क्षेत्र में जो लोग आखिरी पंक्ति में है उनके पास भी कुछ ज्ञान है, जिसको हम परंपरागत ज्ञान बोलते हैं। वो घुमंतु जनजाति में भी होगा, अन्य ग्रामीण क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में होंगे या जनजाति क्षेत्र में होंगे। तो इसको भी हम लोगों ने पहचाना है और उस परंपरागत ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए जो आज वर्तमान में आवश्यक शिक्षा है, तंत्र ज्ञान है और आज के विकास के क्षेत्र में उनको सबको साथ में लाने के लिए
हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो परंपरागत ज्ञान का जो आज इंडियन नॉलेज, भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय में जो आ रहा है, तो परंपरागत ज्ञान तो सभी व्यक्तियों के पास है, जो आखिरी पंक्ति में बैठा है उसके पास भी है। तो हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से उसको समझकर, उसका अध्ययन करते हुए, उस पर शोध रिसर्च करते हुए उस विषय को आगे लाने का हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं, ऐसा मुझे ध्यान में आया है। तो ये दो बिंदु ही मुझे, जो सबका निवेदन या सबकी जो जानकारी थी, जिसके परिणाम हम सब लोगों ने सुने हैं, उसे ध्यान में आया है। और इसी दिशा में अन्य भी ऐसे यहाँ बैठे हुए बहुत, और जो आए नहीं है ऐसे लोग कार्य कर ही रहे हैं। तो इन सबको इस प्रकार से एक अगर सही दिशा हम सबको मिलेगी, और हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो वास्तविक आखिरी पंक्ति के व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, और इसी प्रकार से हमको उस व्यक्ति के अंदर की जो क्षमता है उसको पहचानना, उसको अध्ययन करना। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कम शिक्षित नहीं, जैसे हमने देखा कि बंबई की व्यक्ति विदेश में भी चली गई। तो ये ढूंढकर हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ये सब जानकारी हम सबको सुनने को मिली, मुझे भी इसमें बहुत अधिक जानकारी प्राप्त हुई, इसलिए आप सभी को धन्यवाद। अभी चाय का समय है, आधे घंटे के बाद में आप यहीं आ जाएंगे, कॉमन सत्र है। एक और सूचना है, 7 बजे सेम सेशन होगा यहाँ पे शिक्षा और कारीगरी का। सेम लोग सेम सेशन सेम हॉल में बैठेंगे, और जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको दिया है वो फिल करके आपको रजिस्ट्रेशन डेस्क पे सबमिट करना है। थैंक यू।